ख्याल में हर 20 मिनट बाद तो ये स्विच करेगा। यस, क्लोज बुक। ओपन क्यों होगा? हम्म, एक पेपर तो ले लेना चाहिए ना। आप मिड भी कोई नहीं हुआ तो फिर क्या बचेगा? देखिए, जो था वो ओपन बुक ही था पूरी, तकरीबन उसमें हमारी कितनी परसेंट चले गए? दो प्रेजेंटेशन में 40% ओपन बुक है। पेपर देखें, अभी तो मैंने खैर सोचा नहीं है पेपर बनाने का, क्योंकि फिलहाल तो मैं कंटेंट्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पेपर जब बनाने सोचूंगा तो फिर आपको बताऊंगा कैसा होगा। लेकिन होपफुली डेफिनेटली हमने सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, थ्योरीज तो बहुत कम पूछी जाएगी आपसे। कॉन्सेप्चुअल इस सेंस में है कि जो मैंने स्लाइड्स पे पढ़ाया है उसी से होगा मोस्ट लाइकली, या कुछ जो प्रेजेंटेशन है वहां से हो सकता है, लेकिन वो भी उसमें मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट ही होंगे। ठीक है जी। नहीं, याद तो क्यों नहीं याद रहती, पूरा सेमेस्टर है। आपने याद रट्टा थोड़ी लगाना है, आपने बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो अगर जब आपने कॉन्सेप्ट साथ साथ अपने पक्के किए हुए हैं ना, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरे स्टूडेंट के साथ इश्यू तब होता है जब, अब देखिए क्लास में मैं कितनी दफा पूछता हूँ आपसे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, इससे सब इत्फाक करते हैं कि नहीं? आपके सबके क्वेश्चंस के आंसर दे के मैं सेशन क्लोज करता हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके क्वेश्चंस मैंने बीच में दरमियान में ऐसे वो कर दिया। तो बेसिकली मेरा जो रोल है, मेरा पर्पस है वो यहाँ कि जब तक आप यहाँ बैठे हैं आपको हर चीज समझा दी जाए। प्रॉब्लम जो आ रहा है ना वो आपके एंड पे आ रहा है, आप रिपीट नहीं करते, उसको रिवाइज नहीं करते। एक कॉन्सेप्ट एक दफा समझने से पक्का नहीं हो जाता। वो समझ आ गया, समझ आना और बात है, उसको प्रिपेयर रखना और बात है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, एक प्रैक्टिस आपसे मैंने करवाई है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जाहिर है आपने उसमें कोई ना कोई मॉडल यूज किया है जो हम यूज करें इसमें से या जो पढ़ेंगे अभी, तो इतना ही मैं करवा सकता हूँ एक सेमेस्टर में। आप अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल होगी, वो एग्जाम में भी मुश्किल होगी। और ये सिर्फ मास्टर में नहीं, अंडर ग्रेड में भी ऐसे ही है। हाँ, या तो कोई कोर्स ऐसा हो कि जिसमें रट्टा है और उसमें फिर कोई समझ नहीं आ रही, उसकी तो आई एम ऑल्सो अगेंस्ट ऑफ दैट, कि वो कोर्स पढ़ाओ ही ना जो आप पढ़ा नहीं सकते, वो कोर्स पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो। स्टूडेंट भी इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें पढ़ाने में। ठीक है, तो बाकी ये कि उसमें कोई रट्टा है नहीं। अब डिसीजन ट्री, अगर आपने जो हमने उसका एल्गोरिदम पढ़ा है, आपने अगर घर पे 2 या 3 सिनेरियो में उसको एग्जीक्यूट किया हो जिस तरह हमने लेके किया था। ठीक है, एक वेदर की एग्जांपल है कि अगर वेदर क्लाउडी है, टेम्परेचर है, विंडी है, तो गेम होगी कि नहीं होगी। अब इसका आप डिसीजन ट्री बनाए ना, उस एल्गोरिथम को यूज करके आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो रूल्स एंड पे बनेंगे, यू विल नो दोज रूल्स, व्हाई नॉट। असल ये कि स्टूडेंट तैयारी नहीं करते, और ये तैयारी एग्जाम की आखिरी एक दिन में नहीं होती, दिस इज द होल सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको पूरा सेमेस्टर का एक दिन में पढ़ाना चाहूँ पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा सकता। तो इसी वजह से आपको एक हफ्ते का टाइम गुजरता है हर स्लाइड्स के बाद, उसको आप रेडी रखें। ठीक है, ओपन बुक करने, मैं ओपन बुक कर दूं, क्वेश्चन सारे ऐसी जगह से दूं ना वो बुक में हो ना कुछ, उसका क्या फायदा?
बेशक वही हो, आपको कहीं से हेल्प ही नहीं मिलेगी। ऐसे भी हैं क्वेश्चन मेरे पास, लेकिन क्या फायदा उसका, फिर आप दूसरी तरफ शोर में होकर वो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। जी वालेकुम सलाम। तो अभी से भी अभी टाइम है, ज्यादा स्लाइड से होंगे, अगर बाहर से भी क्वेश्चन लिया जाएगा कॉन्सेप्ट यही यूज होंगे जो स्लाइड्स पे हमने पढ़े हैं। स्लाइड से एग्जैक्ट स्लाइड का क्वेश्चन तो नहीं बन सकता। अब डिसीजन ट्री पढ़ लिया हमने, अच्छे तरीके से पढ़ लिया, एसवीएम पढ़ लिया, क्वेश्चन इसका कहीं से भी हो सकता है। देखिए वो ओपन बुक में भी कोई खास फायदा नहीं होगा आपको, वो कर भी नहीं उससे फायदा इतना ज्यादा होगा नहीं। वो चीजें आप सर्च करते करते टाइम गुजर जाएगा, मिलेगा नहीं चीजें। बुक में आपको ओपन बुक से क्या मुराद है, बुक से क्वेश्चन नहीं होता वो, तब भी आपको कॉन्सेप्ट ही यूज करने पड़ेंगे। तो वो तो आपको कॉन्सेप्ट वैसे भी पक्के होने चाहिए। अगर आपने अभी देख के कर लिया, आप लाइफ में कैसे करोगे फिर? आपसे कोई कोई टास्क देता है, आप हर वक्त उसको देखोगे पहले? हुँ? ये भी तो ठीक नहीं है ना। चलें जी। क्यों नहीं आ रहा है? जी, जो ऑनलाइन बैठे हैं, लेट मी नो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। Yes, sir. यस? Yes, sir. ओके, सो देन वी शुड स्टार्ट। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone, and welcome to this lecture week, I think 14 अभी। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग, याद है किसी को कुछ? हाँ, Yes, sir. SWOT analysis. यस, अनसुपरवाइज लर्निंग हमने पढ़ा। फिर हमने कुछ डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ी थी, सेमी सुपरवाइज लर्निंग पढ़ा, मल्टी व्यू लर्निंग पढ़ा था, ठीक है। और फिर हमने आखिर में जो पढ़ा था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्बैलेंस डाटा सेट, एंड देन वी डिस्कस डिफरेंट टेक्निक्स टू मेक द डाटा बैलेंस। उसमें कुछ नॉन इंटेलिजेंट टेक्निक्स थी, कुछ इंटेलिजेंट थी, ठीक है। नॉन इंटेलिजेंट क्या थी? ओवर सैम्पलिंग एंड अंडर सैम्पलिंग, ठीक है। ओवर सैम्पलिंग है कि जो क्लास मिनॉरिटी में है उसके रैंडमली डाटा पॉइंट्स जनरेट कर दें, वो डाटा पॉइंट स्पेस में कहीं भी हो। दैट्स व्हाई दिस इज नॉन इंटेलिजेंट, ठीक है। आपका ये तो कंट्रोल है कि ये डाटा पॉइंट सारे मिनॉरिटी क्लास के हैं,
बट ये कंट्रोल नहीं है कि ये डाटा पॉइंट्स उस डाटा पॉइंट के करीब होना चाहिए। ठीक है, जब आप स्पेस को मॉडल सर्च करेगा तो अगर आपके वो डाटा पॉइंट्स रैंडमली प्लॉट हो जाए पूरी स्पेस में, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द क्लासिफायर टू लर्न, टू क्लासिफाई। ये ओवर सैम्पलिंग है, अंडर सैम्पलिंग है कि अगर आप मेजॉरिटी क्लास में से डाटा पॉइंट्स डिलीट करें ताकि उसका वॉल्यूम कम हो, कुछ बैलेंस हो, बट दे आर नॉट वेरी गुड अप्रोचेस। गुड अप्रोच वाज समोट, ठीक है, जिसमें हम दो डाटा पॉइंट्स का डिस्टेंस लें और उसको नॉर्मलाइज करें रैंडम वैल्यू से बिटवीन 0 and 1। तो ये कंफर्म है कि वो डाटा पॉइंट उन दो डाटा पॉइंट्स के दरमियान में ही आएगा, है कि नहीं? ये चीज ओवर सैम्पलिंग में नहीं है कंफर्म। दैट इज द रीजन व्हाई दिस अप्रोच इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो उससे क्लासिफिकेशन आपकी इंप्रूव हो सकती है। आज का लेक्चर उससे ही रिलेटेड है, हम आगे जाएंगे, डाटा इम्बैलेंस नहीं। लेकिन टुडे आवर फोकस इज मेटा एल्गोरिथम्स। नाम सुना आपने? ये नहीं सुना? किसी ने सुना है क्लास में मेटा एल्गोरिथम? सर नाम सुना है। जेनेटिक एल्गोरिथम सुना होगा। ठीक है, ये मेटा एल्गोरिथम्स की एक फॉर्म है, ये भी हम पढ़ेंगे आज। ओके, मेटा एल्गोरिथम्स का कॉन्सेप्ट ये है, इसके अंदर फिर बैगिंग आएगी, बूस्टिंग आएगी, एडा बूस्टिंग आएगी। आई डोंट नो हाउ मच फेमिलियर यू आर विद दीज थ्री टर्म्स। बूस्टिंग बैगिंग का कॉन्सेप्ट नाम सुना? नहीं सुना? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, हर प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता जहां पर आपका क्लासिफायर वेल ट्रेन हो जाए। हर प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता, ये प्रॉब्लम के साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी सर्च स्पेस बहुत ज्यादा है एंड योर क्लासिफायर कैन नॉट ट्रेन ऑन द होल सर्च स्पेस, उस केस में आपके जो क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स होंगे वो दे विल नॉट बी अप टू द मार्क, आपकी एक्यूरेसी इफेक्ट करेगी। तो जो एक्सपर्ट्स हैं इस एरिया में, उन्होंने ये कुछ टेक्निक्स इन्वेंट की हैं। इफ योर लर्नर इज वीक, इफ योर क्लासिफायर लर्निंग इज वीक, उस लर्निंग को कैसे बूस्ट किया जाए। बात समझ आ रही है? बड़े सिंपल वर्ड में मैं बात करता हूं ताकि एवरीवन कैन गेट इट। कैसे उसको बूस्ट किया जाए, उसकी लर्निंग को, इसी को मेटा एल्गोरिथम्स कहते हैं। मेटा डाटा सुना है? क्या होता है? इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। यस, डाटा एक्चुअल तो डाटा ही है, लेकिन हम डाटा को कंपाइलर को समझाने के लिए मेटा डाटा देते हैं साथ, ताकि उसको अच्छे अंदाज में समझ आ जाए। एग्जैक्टली यही चीज है। हम क्लासिफायर को कुछ और सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ और मेटा डाटा देते हैं कि अच्छा यार ये समझ है इस प्रॉब्लम को, और हम देखेंगे उससे आपकी एक्यूरेसी कितनी इंप्रूव होती है। कहीं आपको वर्ड यूज करेंगे लोग मेटा मॉडल, वो भी इसी तरह की चीज है कि आप अपने मॉडल को बूस्ट करें, सपोर्ट करें, so that it can refine its learning, it can improve its learning। और इसीलिए हर मॉडल पे आप मेटा मॉडल अप्लाई नहीं करेंगे। ये नहीं कि ये बस आपको मैंने पढ़ा दिया, अब जिस तरह का भी केस आ रहा है, नहीं। आप पहले ये चीज रैंक करेंगे कि योर लर्नर इज वीक, यू हैव टू प्रूव इट। इफ योर लर्नर इज वीक देन यू विल यूज दीज अप्रोचेस। ठीक है, और लर्नर वीक की मैं इसलिए बात कर रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं उसमें एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती उससे ऊपर, उसमें भी आप मॉडल को जितना मर्जी इंप्रूव कर लें नहीं होगा, डाटा का प्रॉब्लम है। अब इम्बैलेंस डाटा है कंप्लीटली, ठीक है, मिनॉरिटी क्लास है, उसके सैंपल ही नहीं है, डाटा सैंपल इतने नहीं है। एक तरफ 100 सैंपल है, एक तरफ 5 सैंपल है, मॉडल क्या लर्न करे 5 सैंपल से? और स्पेस इतनी ज्यादा है, वो तो स्कैटर्ड हो जाएंगे।
हाउ कैन मॉडल लर्न फ्रॉम दिस? अब ये इशू डाटा सेट का है, ये इशू आपके बूस्टिंग से सॉल्व नहीं होने वाला। इसमें आप इम्बैलेंस को बैलेंस करने की सोचें। यही वो चीजें होती हैं जब बाद में हमें समझ नहीं आ रही होती, अच्छा इस प्रॉब्लम को मैं कैसे हैंडल करूं। इसलिए पहले किसी भी प्रॉब्लम पे काम करने से पहले उसके डाटा को अच्छी तरह एनालाइज करें, सैंपल लें, डाटा को देखें, डाटा बैलेंस है कि नहीं है, बायस्ड है, अनबायस्ड है, ठीक है। फिर उस डाटा की नेचर को देखते हुए आप मॉडल डिसाइड करें, विच मॉडल यू नीड टू चूज बेस्ड ऑन दैट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट्स बैगिंग बूस्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर स्टूडेंट्स को आने चाहिए, ये बहुत अच्छे क्लियर। लेकिन ये नहीं मकसद आप इसको ब्लाइंडली अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, नो, you have to analyze your learner. If it is weak, it's not learning properly, then you need to do this, then you need to use these techniques. और ये तीन बड़ी interesting techniques हैं। Before that we'll go on the meta algorithms. Actually this is the upper layer family of algorithms. जब हम मेटा एल्गोरिथम की बात करते हैं, आप अपने एक्चुअल एल्गोरिथम के ऊपर, इट कुड बी क्लासिफायर, ठीक है, उसके ऊपर एक रैपर चढ़ाते हैं जो थोड़ा बहुत उसको हिंट दे, लर्निंग के अंदर उसकी सपोर्ट करे। इन अदर वर्ड्स इट इज अ फुटप्रिंट, काइंड ऑफ वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल डोमेन नॉलेज that we try to support or to provide to model so that it can learn more effectively. ये जरूरी भी नहीं है कि ये 100% काम कर जाए, ना भी करे, ये भी हमें प्रोबेबिलिटी साथ रखनी पड़ेगी, बट वी कैन ट्राई। एक्चुअली जितने भी मेटा एल्गोरिथम्स होते हैं ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक नहीं होते। प्रॉब्लम स्पेसिफिक जो एल्गोरिथम वो मैंने आपको पढ़ा दिए। Decision tree is a problem specific, SVM is a problem specific, clustering is a problem specific। असल एल्गोरिथम वो हैं, ये सिर्फ उन एल्गोरिथम को बूस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, दे विल प्रोवाइड डोमेन। और वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, हिंट दूंगा थोड़े कैसे ये करते हैं। अब ये देखें ना, अब यहाँ कैसे काम क्लास चले, प्रॉब्लम। अब ये 1 घंटा ये लगाएगा बूट होने में। So may make use of domain specific knowledge in the form of heuristics। ठीक है, हमारी assumptions होती हैं कि इस डाटा सेट को की लर्निंग को इस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, और बहुत सारी वो हेरिस्टिक्स हमारी नेचर लाइफ से आती हैं। आपने पता नहीं शायद ये कोर्स पढ़ रहे हैं अभी, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा हुआ है। ये आपकी जो टेक्निक्स हैं PSO, HPSOs, ये आपकी नेचर से इंस्पायर्ड है। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? कोई एग्जैक्ट फार्मूला, कोई एग्जैक्ट मॉडल नहीं है। मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट्स ने ये देखा कि यार नेचर में ये मखलूक इस तरह कुछ काम करती है, क्लस्टरिंग करती है अपनी। उन्होंने कहा कि कैन वी अप्लाई देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन डाटा, ठीक है, और वो कामयाब हो गया। Computer science, by the way, the good thing is computer science is free to adopt multiple solutions. Physics, ये मैथ, ये रिजिड लोग होते हैं कम्युनिटी। कंप्यूटर साइंस कहती है ओपन, हर तरह के। अब ये भी जो इंस्पायर्ड टेक्निक्स हैं वहीं से आएंगी, आप देखेंगे। इसलिए मैं इसको हेरिस्टिक्स कह रहा हूँ, नो सर्टन रूल्स बिहाइंड दैट। ओके, फॉर दिस रीजन आल्सो नोन एज मेटा हेरिस्टिक्स, क्योंकि ये जो सारे जितने भी हेरिस्टिक्स हैं, assumptions हैं, ये डाटा से रिलेटेड हैं, तो वी कॉल देम मेटा हेरिस्टिक्स। और ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, जब कंप्यूटर साइंस नहीं थी तब भी था ये। चूंटियां आज नहीं बनी, बीज आर नॉट फ्रॉम टुडे। 1950s से ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। ये फिजिक्स और उसमें भी वो किया गया, लेकिन मेन है कि उन लोगों ने इतनी जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। कंप्यूटर साइंस basically has accepted this with the warm welcome.
तो मेटा एल्गोरिथम्स एक्सप्रेस कॉमन नॉलेज, नॉट प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज, कॉमन नॉलेज। हाँ, लर्नर उसको एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज करेगा, कर सकता है और करता भी है बहुत सारे केसेस में। अगेन एज आई सेड बिफोर, यूजिंग ऑफ मेटा एल्गोरिथम शुड बी लास्ट रिजॉर्ट। पहले से इसको नहीं अप्लाई कर देना। जब आप देख रहे हैं कि डाटा में भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, आउटलायर भी नहीं है, नॉइज भी नहीं है, डाटा इज आल्सो बैलेंस्ड एंड स्टिल मॉडल इज नॉट गिविंग एनीथिंग, ओके, या आप यूं समझ लें मॉडल जो आपको एक्यूरेसी दे रहा है वो रैंडम क्लासिफिकेशन के बराबर है। समझते रैंडम क्लासिफिकेशन कि आपने डाटा सारे पॉइंट्स हैं और बस आप क्लासिफिकेशन के लिए कभी कह देते हैं यस, कभी नो, कभी यस, कभी नो, कोई पीछे कोई रूल नहीं है। इसको हम कहते हैं रैंडम क्लासिफिकेशन। अगर मॉडल की एक्यूरेसी रैंडम क्लासिफिकेशन के बराबर या उससे नीचे आ रही है, ये प्रूफ है इस बात का कि आपका मॉडल कुछ भी लर्न नहीं कर रहा। अगर इससे ऊपर एक्यूरेसी है तो कुछ लर्निंग कर रहा है वो। बात समझ आ रही है चीज? एक एक रैंडम आपने बॉक्स में से पर्ची निकाल रहे हैं आप, आपके पास रूल तो कुछ भी नहीं है ना, नो लॉजिक, राइट। अगर आपके रैंडम से एक्यूरेसी बढ़ती है, ज्यादा दे रहा तो मॉडल के अंदर कुछ इंटेलिजेंस डेवलप हुई है। हाँ, उस इंटेलिजेंस को बूस्ट किया जा सकता है एंड दीज मेथड्स आर अबाउट दिस, राइट। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है सबको जो ऑनलाइन बैठे हैं? यस क्लियर। बात समझ आ रही है सबको? यस सर, क्लियर है। Okay, so this should be the last resort in your learning, used for problems where you don't know how to find a good solution. ऐसे प्रॉब्लम जिस पे आपने डाटा को भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन कोई आपको there is no hope for good solution, you provide this। और एक चीज ये भी है कि नॉर्मली हम ये अप्लाई करते हैं जब आपकी सर्च स्पेस बहुत ज्यादा हो, very vast and scattered। So, but if shown a candidate solution, you can assign a grade। Okay, अगर आपको, हाँ, दूसरा ये भी कि अगर आपको मॉडल्स कुछ सॉल्यूशन दे रहा हो, ठीक है, आपको खुद से ये भी थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि ये जो सॉल्यूशन दे रहा है इसकी मैं ग्रेडिंग कर सकूं। मसलन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो रिजल्ट आने चाहिए थे आपके माइंड के मुताबिक वो नहीं आ रहे, ठीक है। आपने डाटा को एनालाइज किया, क्योंकि एज ए ह्यूमन भी तो आप क्लासिफाई कर लेते हो ना एक चीज को, मॉडल तो उस ह्यूमन की तरह ही काम करना है, तभी तो आप मॉडल लेके आते हो कि यार मेरी एक्सपेक्टेशन में रिजल्ट बनते हैं इसके, बट टू एस्केप द ह्यूमन एफर्ट आई वांट टू पुट मॉडल हियर। ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि हम ह्यूमन को मुसीबत से निकालें और वहां मॉडल लगा दें और मॉडल वही काम करता है जो ह्यूमन कर रहा है। तो अगर आप समझते हैं कि इस डाटा सेट के ऊपर रिजल्ट बेहतर आने चाहिए, यू आर इन द पोजिशन टू ग्रेड योर सोल्यूशन, और वो नहीं आ रहे, फिर आप सोचें कि शायद मेटा मॉडल काम कर सकता है। दिस इज अनदर हिंट। द एल्गोरिथमिक फैमिली इंक्लूड्स, अच्छा इसके अंदर कौन कौन से एल्गोरिथम शामिल हैं? ये जो मेटा एल्गोरिथम्स हैं, इसमें आपके जेनेटिक एल्गोरिथम्स हैं, हिल क्लाइंबिंग पढ़ा है, ये मेटा एल्गोरिथम है, एंट एंड बी कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन, ये मेटा एल्गोरिथम है, and simulated annealing, these are the families of meta algorithm। इनमें से जो ज्यादा इफेक्टिव है कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव में वो एंट और बी कॉलोनी है, वही पीएसओ और एचपीएसओ। दीज आर मोर क्लोज एंड मोर इफेक्टिव, इन्होंने प्रूव किया है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? अब मैं आपको यहां से बताता हूं कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, नेटवर्क ट्रैफिक पे आपने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है पैकेट्स के लिए, ठीक है। मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं। आपने पैकेट डिलीवर करना है सोर्स टू डेस्टिनेशन, और उसके कोई 100,000 पाथ हो सकते हैं, ऐसे ही कि नहीं, कुछ शॉर्ट है कुछ लॉन्ग है।
एक तो ये कि इस प्रॉब्लम की जो सर्च स्पेस है वो कितनी है, कोई बताएगा? वर्ल्ड वाइड वेब इसकी सर्च स्पेस है, पूरी दुनिया इसकी सर्च स्पेस है ना। आपने यहां से पैकेट भेजना है यूएस, एक ने यहां से इंडिया भेजना है, किसी ने दुबई भेजना है, तो एक सर्च स्पेस पूरे वेब है आपका, ठीक है। अब अगर आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो आपके पास बहुत कम चांसेस है कि मॉडल आपको इसमें कोई एक्यूरेसी दे, क्योंकि सर्च स्पेस बहुत ज्यादा है, द वास्ट सर्च स्पेस, एंड योर गोल इज टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। अब दिस वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, हाउ मेटा एल्गोरिथम कैन हेल्प इन दिस। मेटा एल्गोरिथम can help in this if we take suppose ant colony optimization example। ant का जो प्रिंसिपल है वो पता होगा, फिर आपको पीएसओ पढ़ा है आपने, तो वो क्या है एग्जैक्टली exactly। अब आपकी सपोज यहां फूड पड़ी है, ये कॉलोनी है, एक एंट यहां से निकलती है और वो यूं जाती है, और एक यहां से निकल के यहां आ रही है, ठीक है। तो एंट का ये है कि ये जब वॉक करते हैं, मूव करती हैं, they release a certain kind of chemical from their body and that chemical is called pheromone, ठीक है। अब देखिए कैसी इंस्पायर्ड टेक्निक है, कितनी इंटरेस्टिंग टेक्निक। अब ये कोई एल्गोरिथम नहीं है, कोई रूल नहीं है, हमने नेचर से सीख रहे हैं। तो और इसीलिए जब इनको कोई खतरा महसूस होता है तो वो जो मटेरियल है ये बहुत ज्यादा मिकदार में फिर इमिट करती हैं बॉडी से, और वो अलर्ट होता है सारी चींटियों को इकट्ठे हो जाओ, समथिंग इज रॉन्ग हियर। इसी तरह जब ये जाती हैं फूड के लिए तो एक चूंटी यहां से गई है, एक ने ये पाथ फॉलो किया है, ठीक है। अब ये तो अभी रास्ते में जा ही रही होगी, ये लेके फूड आ भी चुकी होगी, एग्री का नहीं? तो इसकी जो फेरोमोन की इंटेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, एक जाते हुए एक आते हुए, एज कंपेयर टू दिस। अब जो थर्ड चूंटी निकलेगी ना, इट विल एनालाइज द इंटेंसिटी ऑफ फेरोमोन, और जिस पाथ पे उसको वो ज्यादा मिलेगी, शी विल अंडरस्टैंड दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शी विल फॉलो दैट पाथ, ठीक है। और जब वो जाएगी तो और ज्यादा डार्क पाथ हो जाएगा, तो वो एक सबके लिए वो रास्ता बन जाएगा, दिस इज डिसाइडेड कि दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये कोई रूल नहीं था, कैन वी अप्लाई, अब इसकी बेस पे फिर पीएसओ बनाओ, कैन वी अप्लाई दिस हेरिस्टिक्स in classifying or predicting the shortest path for our algorithm, then this will be called as meta algorithm। बात समझ आई सबको? So this is the concept। ये कॉन्सेप्ट जो लेके आया था बेसिकली he is जॉन हॉलैंड, वेरी ब्रिलियंट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, और जो इस तरह के कमाल करते हैं वो डाइवर्स तरह के लोग होते हैं। इसका बैचलर फिजिक्स में था, मास्टर मैथ में था, पीएचडी कंप्यूटर साइंस में थी, और प्रोफेसरशिप साइकोलॉजी में थी जाके, ठीक है। और जब आप इतनी डाइवर्स डोमेन्स पढ़ते हो फिर आपके पास नॉलेज होता है कि यार वहां ये होता है तो इसको यहां भी ट्राई करके देखो। ये कहता था कि यार जब, अगली स्लाइड पे आ रहा है वो, जब आपके जीनोम्स इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करके इवॉल्व हो जाते हैं तो इस तरह डाटा इवॉल्व क्यों नहीं होता इन्वायरमेंट से। अब ये बायो का कॉन्सेप्ट था जो उसने अप्लाई किया और वो सही साबित हुआ, ठीक है। ये कहता है कि अगर आप की कोई
इवन ह्यूमन है, हमें किसी ऐसे वेदर में भी छोड़ दिया जाए ना तो हम उस वेदर को कुछ टाइम के बाद अडॉप्ट कर लेते हैं। शुरू में हमें न्यूजीलैंड जाके बड़ी एलर्जी होती थी, एक सीजन आता था बहुत ज्यादा, अब नहीं होती थी, क्योंकि अब वो बॉडी ने वो वेदर अडॉप्ट कर लिया। ये कहता है कि इसी तरह जब डाटा चेंज हो तो मॉडल उसको अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकता? व्हाई नॉट द मॉडल शुड अडॉप्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट डेटा है ना इसके लिए, मशीन लर्निंग में डेटा चेंज होता है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। ड्रिफ्ट क्या है? एक इन्वायरमेंट की चेंज है। आपकी नॉर्मल सेल हो रही है या आई डोंट, हाँ नॉर्मल सेल, अचानक जो है वो अम्ब्रेला ज्यादा बिकना स्टार्ट हो गई है। क्यों? ये इस चीज की दलील है कि बारिश का सीजन कहीं स्टार्ट हुआ है, तो डाटा चेंज हुआ तो एनवायरनमेंट चेंज हुआ ना। ठीक है, अब आपका मॉडल इस छतरी की सेल को आउटलायर डिक्लेयर करता है या वो इसको एडॉप्ट करता है और वो प्रिडिक्ट करता है कि भाई छतरियां मंगवाओ, ज्यादा इसकी सेल ज्यादा हो रही है। अगर तो मॉडल ये कह रहा है तो योर बिजनेस इज इन बेनिफिट। अगर वो सारी को उठा के बाहर फेंकता है कि यार ये सेल तो कभी देखी नहीं है, तो यू आर लूजिंग, वो तो नॉइज हो गया। एग्री और नॉट? तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही था कि व्हाई कांट मॉडल अडॉप्ट द एनवायरनमेंट। टू अंडरस्टैंड द एडॉप्टिव प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिस्टम्स। ये जो आपके हमारे मतलब बॉडी का एडॉप्टेशन है एनवायरनमेंट, ये नेचुरल सिस्टम है, अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है, वो कहता ये है कि ये चीज हम डाटा पे भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड विच बेसिकली ही प्रूव्ड ट्रू। To design artificial systems software that retains the robustness of natural systems. ऐसे आर्टिफिशियल सिस्टम्स डिजाइन किए जाएं जिस तरह नेचुरल बॉडी नेचुरल सिस्टम के लिहाज से रोबस्ट हो जाती है कुछ देर बाद, इसी तरह वो सिस्टम या वो मॉडल भी रोबस्ट हो जाए। ड्रिफ्ट आने से परफॉर्मेंस गिरती जरूर है, ऐसा नहीं है कि आपका मॉडल एकदम पिक कर लेता है ड्रिफ्ट को, परफॉर्मेंस गिरेगी एक दफा, फिर वो परफॉर्मेंस उठाएगा उससे, क्योंकि अब वो उसने ट्रेन, वो समझ गया, लर्न कर लिया। ठीक है, इसलिए दो ब्रांचेस होती हैं, एक होता है स्लो ड्रिफ्ट, एक होता है शार्प ड्रिफ्ट। शार्प ड्रिफ्ट में आपका एल्गोरिथम नहीं समझ सकता, स्पाइक आई चली गई, अब वो एल्गोरिथम के लिए बहुत इनफ नहीं है लर्निंग के लिए, वो उसको आउटलायर बहुत ज्यादा मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी उसको आउटलायर पकड़ ले। बिल्कुल, क्योंकि देखें जितने भी मॉडल आपके स्ट्रीम बेस्ड होते हैं ना, उसकी तो आपकी जो टेस्टिंग है वो ट्रेनिंग का पार्ट बनता रहता है साथ, अदरवाइज तो वो कैसे एनवायरनमेंट पे चेंज करेगा। अगर आप जो अपना मॉडल स्टैटिक डाटा पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो स्टैटिक डाटा का एनालिसिस है, उसमें फिर कोई चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं है। आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है स्ट्रीम एनालिटिक्स। बिजनेसमैन लाइव बिजनेस को एनालाइज करना चाहता है। ठीक है, हेल्थ का रिकॉर्ड है, टेलीमेडिसिन का फील्ड है, इसमें बेसिकली यहां तो नहीं है, फॉरेन कंट्री में तो डैशबोर्ड बने हुए हैं, लाइव रीडिंग्स आ रही हैं रिमोट एरिया से और लाइव अलर्ट जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट ऑप्टिमल कि आप पहले पूरे दिन की उसकी सेंसर्स की रीडिंग कहीं पर रखें और फिर मॉडल अप्लाई करें, और आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हार्ट अटैक का, तो दिस इज यूजलेस मोस्ट केसेस। इसमें तो आपको लाइव एनालिटिक्स चाहिए। तो उस केस में अगर आपने मॉडल को जो डाटा आ रहा है उसको ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनाते, फिर मॉडल लर्न कैसे करेगा? ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है कि एडॉप्टेशन ऑफ न्यू चेंजेस। ठीक है, तो इसमें एल्गोरिथम्स को ज्यादा से ज्यादा रोबस्ट बनाया जा रहा है। अभी एक स्टूडेंट है था मेरा, मैं आई वाज अ कोर्स सुपरवाइजर, बेसिकली मैं उसका प्राइमरी नहीं था, लेकिन जो प्राइमरी था वो ही इज अ वेरी एक्सपर्ट इन मशीन लर्निंग। उसने ये किया था कि खाली यानी कि वो स्ट्रीम बेस को अडॉप्ट नहीं करता था, बल्कि यहां तक भी डिटरमिन करता था कि कुछ देर चलने के बाद अगर डाटा में कोई चेंज नहीं आ रही, मॉडल को स्विच ऑफ कर देता था, क्योंकि फिर आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट कर रही है आपके लिए, एक्यूरेसी में तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। मॉडल एक लेवल पे चला गया ना, ट्रेन हो गया,
और डाटा में कोई चेंज नहीं आ रही, अब आप जो प्रेडिक्ट कर चुके हैं वही प्रेडिक्शन भेजते रहें, मॉडल को स्विच ऑफ कर दें। बेशक रेंज रखी थी कि अगर जरा सी भी डाटा में चेंज आए तो मॉडल को इनेबल कर दें वापस। क्यों किया ये? अब आप कहेंगे सर मॉडल को ऑन रखने में क्या प्रॉब्लम है? इसलिए प्रॉब्लम है जब आप स्ट्रीम के ऊपर आते हैं फिर लेटेंसी इज अ बिग इशू। डिले नहीं होना चाहिए। स्ट्रीम का मकसद क्या है कि जो ही डाटा आ रहा है आप उसी वक्त उसको करें। फिर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चैलेंज आ जाता है साथ, कुछ भी आप स्ट्रीम पे एनालिटिक्स आप अप्लाई करेंगे, दिस हैज टू बी वेरी एफिशिएंट। एक्यूरेसी तो है ही है, क्योंकि अगर आपका एल्गोरिथम स्ट्रीम को कोप नहीं कर पा रहा तो कितना बड़ा बफर रखें? अल्टीमेटली इन 1 आवर इट ब्लास्ट, 2 आवर इट विल ब्लास्ट, कितना बड़ा बफर रखें? तो वहां फिर सबसे ज्यादा काम रिसर्च इस पे होती है कि यार एल्गोरिथम लाइट से लाइट वेट हो, कि डाटा अगर आप उस डाटा को फेंकते हैं बाहर तो आपने मे बी उसमें के अंदर कोई ऐसे फीचर थे जो मिस हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली this guy came with this meta algorithms idea and this got very popular. A way of ये है the model, ये कहता है कि ये जितनी भी क्रिएचर है, ठीक है, ये मूव कर रही है, ये इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करते हैं, इवॉल्व करते हैं उस लिहाज से। A way of solving problems by mimic the same process nature uses. जिस तरह आपकी नेचर चेंज हो रही है, आपका मॉडल, आपकी वो जो भी आपने क्रिएचर सेलेक्ट की है, they should adopt that. They use the same combination of selection, recombination and mutation. ये तीन इसने कहे थे कि डाटा के लिहाज से या इस क्रिएचर में एडॉप्टेशन के लिहाज से ये तीन फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो आप वो पॉपुलेशन सेलेक्ट करें विच यू बिलीव, और डाटा की फॉर्म में जो डाटा इंपॉर्टेंट हो, नॉइज ना हो, रेलिवेंट हो, दिस इज अ सिलेक्शन। या आप यहां वो कर लें कि वो इनमें से वो क्रिएचर्स वो सेलेक्ट करें विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव, दिस इज योर सिलेक्शन। फिर आप रिकम्बिनेशन, उस सेलेक्ट की पॉपुलेशन में से, हम अगर कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूं, बायो की तरफ मैं कम जाऊंगा क्योंकि मेरा नॉलेज उसमें इतना नहीं है। अगर डाटा की बात करें, जो आपने पॉपुलेशन सेलेक्ट की है, अब आप उसकी रीसैंपलिंग करें, दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। ठीक है, और फिर आप ये रिकम्बिनेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग डाटा के की शफलिंग। ठीक है, म्यूटेशन है कि उसमें थोड़ा सा डाटा चेंज भी करें, फ्लिप करें कुछ बिट्स, ताकि एक नया फ्लेवर आए डाटा के अंदर और मॉडल उसको पिक करे। दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, टू इवॉल्व ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। ये तीन बेसिक प्रोसेस हैं जो कि जेनेटिक एल्गोरिथम से इनहेरिटेड हैं, एंड वी कैन अप्लाई दिस ऑन आवर प्रॉब्लम्स फॉर डाटा। ये इसका छोटा सा एल्गोरिथम है जिस तरह ये काम करता है। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम इज इनिशियलाइजेशन पॉपुलेशन। ठीक है, जो जो आपने डाटा सैंपल सेलेक्ट करने हैं, रैंडम रैंडम पॉपुलेशन पे। उसमें भी ये है, कोशिश ये करें रैंडम लें। ठीक है, अगर आप एक उससे लेंगे तो बूस्टिंग नहीं होगी। अगले लेक्चर में आएगी एग्जांपल, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अगर आपको ये टास्क दिया जाए कि पूरी दुनिया में मेल की एवरेज हाइट मालूम करनी है, एवरेज हाइट। अब अगर आपने सारा सैंपल स्वीडन का ले लिया तो आपकी एवरेज 2 मीटर आएगी तकरीबन। वहां 2 मीटर के लोग से कम नहीं होते।
तो कैन यू अप्लाई दैट एवरेज ऑन द होल वर्ल्ड? रॉन्ग। अगर चाइना से सैंपल उठा लिया सारा तो शायद 1 मीटर आ जाए, तो अगेन इट्स रॉन्ग। ये वो पॉइंट आंसर है आपके क्वेश्चन का। अगर आपने सैंपल पूरी दुनिया से लिए देन यू विल गेट मोस्ट लाइकली क्लोज एवरेज। एक्चुअल एवरेज तो ये होनी चाहिए कि पूरी दुनिया की हाइट मेजर करें फिर उसकी एवरेज लें, दिस इज एक्चुअल, बट ये उसकी क्लोज होगी। इसको और एक्यूरेट करना है तो जिस कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है उसका वेट उतना रखें, दिस विल प्यूरिफाई योर एवरेज, राइट। तो ये कहता है कि सैंपल जो है पहले इनिशियलाइज पॉपुलेशन, डेफिनेटली यू शुड टेक रैंडम सैंपल, इवेल्युएट पॉपुलेशन, या आप यूं समझ लें जितने भी आपके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। फिर यू शुड बी एबल टू रैंक दो सॉल्यूशन कि कौन सा कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन। और अगर आप उसकी रैंकिंग नहीं कर सकते, ठीक है, फिर मॉडल कोई अच्छा रिजल्ट आपको दे ही नहीं रहा, तभी तो आप रैंकिंग नहीं कर रहे, फिर मेटा मॉडल अप्लाई करें विद दीज 3 स्टेप्स। ओके, and these are those 3 steps that we discussed on previous slide: selection, recombination and mutation. अगर रैंकिंग बन सकती है कोई, ठीक है, ताकि आप फिर उस पे वो अप्लाई करें। अगर कोई रैंकिंग नहीं बन रही तो फिर आप मेटा एल्गोरिथम अप्लाई करें सिंपली, क्योंकि आप तो कोई रैंक कर ही नहीं सकते उसमें। इट मींस नो मॉडल इज गुड, नन ऑफ द मॉडल इज गुड। सो दिस इज द स्टेप्स। और यहां पर क्या होगा, सिलेक्ट पेरेंट फॉर रिप्रोडक्शन। ये 2 पेरेंट्स को सिलेक्ट करेगा, ये अगली स्लाइड पे आएगा, और फिर उन्हीं की शफलिंग करके, मतलब आधा पार्ट इसका ले लो, आधा पार्ट इसका ले लो, ये पार्ट इधर आधा, ये पार्ट इधर आधा, 2 पेरेंट्स से 2 चाइल्ड बनेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। डाटा की नेचर तो चेंज हो रही है ना, लेकिन आपने नया कुछ नहीं डाला इसमें। फिर इसके बाद आप म्यूटेशन अप्लाई करके इसकी कुछ बिट फ्लिप भी कर सकते हैं। ओके, so the components of genetic algorithms are encoding techniques, genes and chromosomes. यूं समझ लें जीन्स जो हैं वो आपके डाटे की बिट्स हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो बाइट्स हैं, ठीक है। इनिशियलाइज प्रोसीजर और क्रिएशन, इवेल्युएशन फंक्शन द इन्वायरमेंट, किस लेवल तक मॉडल ने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया, ये उसकी इवेल्युएशन है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स और फिर रिप्रोडक्शन, एंड जेनेटिक ऑपरेटर म्यूटेशन एंड रिकम्बिनेशन, जो मैंने आपको बताई है। आप एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं टू जस्ट एक्सप्लेन दिस जेनेटिक एल्गोरिथम। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डिजिट्स हैं 0 से 10, 0 से 9, ये डिजिट्स हैं, एंड यू हैव ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, स्टेरिक एंड डिवाइड। Find a sequence that will represent a given target number, and the target number is 23. आपने कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है 0 से 9 तक की डिजिट और प्लस माइनस स्टेरिक को यूज करते हुए, so that you can get 23. 23 is your output. ठीक है, तो वन सीक्वेंस कैन बी, इसमें एक चीज आपने देखनी है कि इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं है कि स्टैटिक पहले सॉल्व होगा, कुछ नहीं, इट्स लेफ्ट टू राइट, जस्ट लेफ्ट टू राइट। व्हेन यू विल सॉल्व दिस सीक्वेंस इट विल बी कंप्लीटली लेफ्ट टू राइट। मैंने वैसे समझाने के लिए प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि आप उसको अगर आप चाहते हैं स्टैटिक को तो वो पहले ले आ सकते हैं आप स्टैटिक को, यू कैन राइट स्टैटिक फर्स्ट, बट जस्ट टू मेक इट सिंपल वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Sequence 6 plus 5 multiply 4 divide by 2 plus 1 would be one possible solution. इससे 23 आता है अगर आप लेफ्ट से राइट सॉल्व करें तो।
The operator will be applied sequentially from left to right. There's no priority. We need to encode a possible solution as a string of bits. अब हम इस solution को, क्योंकि कंप्यूटर तो इसको नहीं समझता, इसको हम bits की फॉर्म में लिखेंगे. And this whole will make a chromosome. ठीक है? Represent all the different characters available to the solution, that is 0 through n plus minus steric और this. तो ये 10 ये हो गए, 0 से 9 और 4 ये हो गए 14. तो 14 तक का अगर आपके पास डेसिमल नंबर हो, कितने बिट्स चाहिए आपको? 4 बिट्स to represent it. तो 4 bits is enough. We can represent this through gene. इसको उसने gene कहा है, जो आपकी बिट्स हैं, और जो पूरा स्ट्रिंग बनेगा that will be your chromosome. क्रोमोसोम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन Yes, पार्ट्स पूरा solution होगा. Exactly. Each chromosome will made up of several genes. अब इसको explain यहाँ और किया है. These are your 0 to 9. ठीक है जी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. ये उसने अगली 4 जो है वो उसने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए रिप्रेजेंट कर लिए. ठीक है. So 4 bits are required to represent the range of characters used, जितने भी उसमें character यूज हुए, including operators. Then 0 0 0 for example will be a gene. जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट है ये जीन्स हैं और ये जो पूरा है ये क्या है? क्रोमोसोम है. Therefore, और ये आखिरी हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने 9 तक जाना है, तो we ignore these. Normally 4 bits में you can go up till 15, 0 to 15. So we don't need that, so they ignore this. A solution for 23 would then from the following chromosome is this. ये आपका वही एक्सप्रेशन है जो पिछली स्लाइड पे मैंने शो किया आपको, ये वाला. यहां पर मैंने सिर्फ उसकी बाइनरी लिखी है, 6 की बाइनरी, फिर प्लस की बाइनरी, फिर 5 की बाइनरी, फिर स्टेरिक, फिर 4 दिस. ये तो ये है कि आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो फर्स्ट उसमें मिल गया. बट इफ यू वांट टू एडॉप्ट दिस सॉल्यूशन, मे बी शुरू में आपको 23 के बजाय 15 मिलता, फिर आपको इस एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए ये मेटा एल्गोरिथम यूज करते हैं आप, जिसके अंदर यू विल ट्राई रिकम्बिनेशन और म्यूटेशन, जो मैंने आपको पिछले पढ़ाया है. उसके थ्रू आप इसकी एक्यूरेसी यू वुड बी एबल टू इंप्रूव. So now initialization at the beginning of a run of genetic algorithm, a large population of random chromosomes is created. This is called initialization. बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स का एक पूल है, उसमें से आपने एक रैंडम सैंपल पिक कर लिया. Each one when decoded will represent a different solution to the problem. जब आप हर क्रोमोसोम्स को जीन्स की जगह रख के देखेंगे तो डिफरेंट सॉल्यूशंस आएंगे, डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे. आपने ये देखना है कि ये सॉल्यूशंस आपके टारगेट सॉल्यूशन से कितना करीब है, एंड दैट्स कॉल्ड रैंकिंग. ओके. Evaluation of the population. Let's say there are n chromosomes in the initial population. पूरे समंदर में n chromosomes हैं. Test each chromosomes to see how good it is at solving the problem. हर chromosomes को fit करें and see how close you are getting to 23. और आपको पता कैसे चलेगा? Through fitness score. This is the criteria. How close you are to the solution through fitness score. Fitness score, the fitness score is a measure of how good that chromosome is at solving the problem. वो आगे आ रही है म्यूटेशन, I will tell you. उसमें जो पहले हमने ये, इसमें फिलहाल ये सिलेक्शन हुई है, हमने इसमें रिकम्बिनेशन भी नहीं किया अभी. ओके. So that how good this chromosome is in solving the problem. It is problem dependent. Let's suppose अगर हम ये कहते हैं कि 23 की बजाय हमारा जो टारगेट सॉल्यूशन है दैट इज 42. अब इस एक्सप्रेशन से तो आपको 42 नहीं मिल रहा,
you are getting 23 from this. अब आप फिटनेस फंक्शन अप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट हाउ फार यू आर फ्रॉम द एक्चुअल सोल्यूशन. और फिटनेस फंक्शन क्या है? इफ आई राइट दिस 1/42 - 23, 42 आपकी रिक्वायरमेंट है, 23 आपको मिल रहा है. तो जब आप इसको माइनस करेंगे 1/19, आप एक्चुअल सॉल्यूशन से इतनी दूर हैं. यू आर फार फ्रॉम 42. व्हेन यू विल गेट 41 हियर, 42 - 41 क्या आएगा? 1/1 क्या होता है? इट मींस यू आर वेरी क्लोज टू द सॉल्यूशन by applying different chromosome. Excuse me, sir. जी. सर ये न्यूमरेटर में 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 से हमने इसको डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि जो वैल्यू आपको मिल रही है और जो टारगेट वैल्यू है, अगर हम उसको 1 से डिवाइड करेंगे देन यू विल नो कि हाउ क्लोज यू आर टू द टारगेट सॉल्यूशन. अगर हम 1 से डिवाइड नहीं करते, ओके, तो we will not have normalization factor. Okay. Okay, sir. Select 2 members from the current population. अगर हमें 2 सैंपल सेलेक्ट करने हो तो कौन से 2 सैंपल we should select? The chance of being selecting is proportional to the chromosome's fitness or survival. हम वो क्रोमोसोम सेलेक्ट करेंगे which can survive longer or which are closer to the fitness. आपने 2 क्रोमोसोम सेलेक्ट किए. पिछले एग्जांपल में 2 नंबर आपने सेलेक्ट किए. टारगेट आपका 42 था जिससे आपको 10 मिल रहा है, जबकि आपने दूसरे 2 नंबर सेलेक्ट किए एंड नाउ यू आर गेटिंग 20. सो विच आर बेटर? द लेटर वन इज बेटर बिकॉज आपकी आइटरेशन मिनिमाइज हो रही है इससे. इसको हम ये भी देखते हैं कि अगर आपके पास डाटा पॉइंट्स हैं, अब ये पॉपुलेशन साइज है, ये पॉपुलेशन साइज है. व्हेन यू सेलेक्ट सैंपल यू शुड सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन साइज. ज्यादा पॉपुलेशन से ज्यादा वेट होना चाहिए. अगर आप इक्वल हर सैंपल, हर डाटा पॉपुलेशन से इक्वल डाटा सैंपल पिक करेंगे तो एक्यूरेसी के चांसेस लो हैं. you will be far from the target solution because इसका तो वेट ही बड़ा कम है. अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये कर, लेट्स बड़ा सिंपल इसको करते हैं. आप हर पॉपुलेशन से 5 डाटा पॉइंट ले रहे हैं, 5 यहां से, 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 राइट? इज दिस गुड सिलेक्शन? यही समझा रहा हूं. होना ये चाहिए यहां से 15 लें और यहां से 2 लें, क्योंकि जो पॉपुलेशन बड़ी, वही चाइना एग्जांपल आई थी हाइट वाली, चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां की रिप्रेजेंटेशन भी तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए डाटा में. देन whatever you will get, chances are कि this will be close to the target solution. अगर आपने सब जगह से 5 लिया तो your whatever you will get, chances are it will be far from the target solution. ये थी इनिशियलाइजेशन सिलेक्शन. अब रिकम्बिनेशन क्या है? ये आपने 2 डाटा पॉइंट्स लिए, 2 पेरेंट्स लिए, एक ये है, एक ये है, ठीक है. आपने इनको इनिशियली पुट किया फॉर्मूले में, लेकिन रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, तो अब आप इसका रिकम्बिनेशन का एक आसान ये है कि आप दरमियान में से, अगर ये 18 बिट्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर कट लगा दें, ठीक है. क्योंकि इन 2 सैंपल से आपने 2 नए सैंपल बनाने हैं. 2 पेरेंट्स से 2 चाइल्ड बनेंगे, लेकिन डाटा इसी से शफल होगा, नया नहीं आएगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकम्बिनेशन. तो आपने ये करना है कि ये यहां आ गया, इसका पहला पार्ट, इसका आखिरी पार्ट, ठीक है. फिर इसका यहां पर पहला पार्ट और इसका लास्ट पार्ट.
सॉरी, इसका पहला ऊपर वाले का, यहां वाले का लास्ट पार्ट। तो आपके पास दो नए सैंपल तैयार हो गए हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा को चेंज नहीं किया। दिस इज कॉल्ड रिकम्बिनेशन। ये अब आपका आंसर आ रहा है क्वेश्चन का, म्यूटेशन। स्टेप थ्रू द चोजन क्रोमोसोम्स बिट्स एंड फ्लिप। अब मैं इसको एक रेशो निकालूं, बेसिकली नॉर्मली वी यूज दिस फार्मूला, इतने परसेंट बिट्स को हम फ्लिप कर दें रैंडमली, तो वो इंजेक्शन जो होगी वो चेंज होगी। और वो यूं समझ ले कि नेचर लाइफ में वो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। एंड सी आपका एल्गोरिथम कहां खड़ा है उसके बाद, उस नए इन्वायरमेंट के लिहाज से। सो दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन। Repeat selection, recombination and mutation until a new population of n numbers has been created. ये तीन स्टेप आप करते रहेंगे बार बार जब तक आप यू आर गेटिंग वेरी क्लोज टू द सोल्यूशन। और क्राइटेरिया क्या है क्लोज टू द सोल्यूशन का, कि आपका फिटनेस स्कोर, यू विल अचीव द फिटनेस स्कोर what you have targeted. Stop when a chromosome from the population solve the problem. यहां क्रोमोसोम में हम डाटा कह लें, तो आपने वहां जाके रुक जाना है जो डाटा सैंपल्स आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने व्हेन यू गेट 42. Example of classification problems can be solved using multi-classifier combinations. ये भी हमारा हो सकता है कि लेट्स सपोज आपका एक ऐसा सिनारियो है जिसमें आपने एक ही क्लासीफायर लगाया हुआ है, ठीक है। आई नो कि दिस क्लासीफायर इज अ वीक लर्नर, बट कभी कभी ये भी होता है कि अगर आप मल्टी क्लासीफायर रन करें, चाहे वो सारे वीक हों, लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ वीक क्लासीफायर कैन जनरेट गुड क्लासिफिकेशन और कैन स्ट्रेंथन द लर्निंग रेट। ये हम आगे जाके प्रूव करेंगे, ठीक है। और ये बैगिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि इफ वी रन, एक है कि आपका क्लासिफायर वीक लर्नर है लेकिन आपने उसी पे ही इस्तेफादा कर लिया, ओके दैट्स फाइन, वट एवर इज। एक है कि ओके कैन आई ट्रेन मल्टीपल क्लासिफायर ऑन डिफरेंट सैंपल्स, और फिर आई वांट टू सी कि चाहे वो सारे वीक हैं लेकिन आपस में जब उनकी वीक लर्निंग को मैं कंबाइन करता हूं, डज इट इंप्रूव ओवरऑल लर्निंग और नॉट। कोई आइडिया है इसका जहन में आपके, होगी कि नहीं होगी? चलिए बताने, हाँ कैसे होगी, कोई आइडिया, वट एवर इज कमिंग टू योर माइंड। ये यही लिखा हुआ है, यस individual they can be weak but together can they strengthen? कोई आइडिया ऐसे पढ़ेंगे हम ये डिटेल में, बट ऐसे आपके माइंड में आ रहा हो कोई, हाँ जी जी सुनाए स्टोरी आप। किसी हद तक दे कैन शेयर द स्ट्रेंथ। देखिए मैं आपको बताता हूं सिंपल, अगर चले ये क्लास में लर्नर हम एज ए ह्यूमन वो कर सकते हैं। एक है कि मैंने एक क्वेश्चन एक बंदे को दिए, ठीक है, नॉलेज उसका पूरा पूरा ही है, उसने कुछ भी उसको क्लासिफाई कर दिया, ऐसा ही है। फिर मैं वही 10 बंदों को देता हूं और 10 में से 7 उसको एक तरफ क्लासिफाई करते हैं, 3 एक तरफ करते हैं। अब एक नया बंदा लेके आता हूं, वो कौन सा पिक करेगा? कोई फर्क तो पड़ा होगा। लेट्स सपोज अगर आपके 10 मॉडल हैं, चाहे वीक भी हैं, लेकिन वो सारे क्लासिफाई कर रहे हैं, फिर एक नया रिकॉर्ड आता है, ये आपने ट्रेन कर दिया 10 को, फिर एक नया रिकॉर्ड आता है, आप वो 10 से क्लासिफाई करते हो, उसमें 7 उसको एक तरफ क्लासिफाई करते हैं, 3 एक तरफ करते हैं। तो अगर मैं फाइनल डिसीजन मेजॉरिटी वोटिंग पे करना स्टार्ट कर दूं, मेजॉरिटी वोटिंग,
I think you will learn, your learning will improve. क्योंकि चाहे वो वीक हैं लेकिन 7 ब्रेन तो मिले हैं ना. Now they are 7 brains to decide. So chances are that decision could be correct. चांसेस कम है. इसलिए मैंने ये तो नहीं कहा कि मेटा एल्गोरिथम आपके फाइनल एल्गोरिथम है. ये तो हेरिस्टिक्स हैं. वैसे भी तो आपका जो असल मॉडल है क्लासिफायर डिसीजन ट्री आपने लगाया हुआ है, वो उसकी परफॉर्मेंस लो है बहुत. अगर उसकी अच्छी होती तो फिर हम यूज भी नहीं करेंगे. ये मेटा एल्गोरिथम यू विल यूज व्हेन यू सी के योर एक्चुअल मॉडल्स आर परफॉर्मिंग बिलो रैंडम. तो वो तो पहले भी कोई वो नहीं है. बट एटलीस्ट हेरिस्टिक्स ये कहती है कि अगर आप ये करें तो चांसेस है कि एक्यूरेसी इंप्रूव हो. अगर उसके बाद भी नहीं होती तो डेफिनेटली यू कैन स्टॉप. लेकिन क्या इंप्रूव होती है, उसके पीछे लॉजिक्स दिए एक्सपर्ट्स ने, एंड वी विल सी दोस लॉजिक्स. और इसी का नाम है व्हेन यू कंबाइन इवन इंडिपेंडेंट वीक क्लासिफायर्स टुगेदर, they strengthen each other, and this idea is called bootstrapping. इसी को ही bootstrapping कहते हैं. इसकी फिर ब्रांच किसमें है? बैगिंग है, सिंपल बूटस्ट्रैपिंग है और एडॉप्टिव बूटस्ट्रैपिंग है. तो ये 3 है. इसमें से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं. I have to open the new slides. जी नहीं, अभी हमने थोड़ा और पढ़ना है. हमारे असल में कंटेंट्स अभी रहते हैं. वी हैव टू कवर. जो ऑनलाइन है, लेट मी जस्ट प्लीज टेल मी इफ यू कैन सी माय स्क्रीन. Yes, sir. Visible. विजिबल है? Yes, sir. Okay. So now थोड़ा सा हमने जेनेटिक एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा, मेटा एल्गोरिथम्स, एंड नाउ विल डिस्कस बूटस्ट्रैपिंग, बैगिंग एंड बूस्टिंग. कैसे आप अपने मॉडल्स को बूस्ट कर सकते हो टू लर्न मोर. द आइडिया. यस सर, नजर नहीं आ रही स्क्रीन आपकी अभी. नहीं नजर आ रही? आप बताइएगा. जी सर, अभी आ रही है? यस सर. Okay, so now we will see what is bagging and boosting. The idea of bootstrapping comes from the stories of Baron von. This is a German guy. इस बंदे ने ये आइडिया दिया था बूटस्ट्रैपिंग का. और आइडिया इसके स्टूपिड होते थे. ये लोगों को झूठी स्टोरियां सुनाता था, फेक टेल्स, ऐसे जिस तरह ख्याली स्टोरियां नहीं होती, वो उस तरह का. ही ट्राइज टू. अच्छा, एक दफा ये हुआ कि ये ही बेसिकली स्टक इन स्वैम्प विद हिज हॉर्स. घोड़े के साथ ही उसमें स्वैम्प के अंदर ये फंस गया. तो ये ख्याली वो बना रहा था कि कोई बंदा अगर आके मेरे बालों से मुझे खींचे, आई कैन कम आउट फ्रॉम दिस. तो ये बाद में जब ये स्टोरी सुना रहा है तो ये क्लेम कर रहा है कि मैंने अपने, ये मेरा आइडिया जहन में आया, फिर मैंने अपने आप को अपने बालों से खुद ही खींचा और मैं बाहर आ गया. कैन यू इमेजिन? बट तो बेसिकली ये तो इसने तो कुछ नहीं किया. बाद में लोगों ने ये वर्ड वहां से निकाला, बूटस्ट्रैपिंग. Why is called bootstrapping?
बूटस्ट्रैपिंग ये था, नजर आ रहा है आपको, ये बूट के ऊपर ये जो लगे हुए हैं, these are called bootstrap. The Barron story inspired a metaphoric phrase in early 19th century United States. They said कि अगर हम किसी पर्सन को बूटस्ट्रैप से पकड़ के उठाएं तो उसको फेंस से पार करा सकते हैं। To pull one's over a fence by one's bootstrap. Okay? तो हम बूट अप कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस में आ गया, फिर बूटस्ट्रैपिंग इन कंप्यूटर साइंस, बेसिकली टर्मिनोलॉजी वहां से निकली, एक्चुअली इट वाज नथिंग रिलेटेड टू दैट। सॉफ्टवेयर बूटस्ट्रैपिंग, डेवलपमेंट ऑफ सक्सेसिवली मोर कॉम्प्लेक्स फास्ट प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। आप स्मॉल से स्टार्ट करें एंड यू गो टू द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट with passage of time. Start with Vim and assembles and build iteratively graphical IDE, जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज का, या आप कुछ स्मॉल इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करें और आप कंपाइलर तक चले जाएं लिखते। बूटस्ट्रैपिंग इन क्लासिफिकेशन टास्क, वहां इसका रोल क्या है, ये हमारा असल टॉपिक है। What is the role of bootstrapping in classification task? Iteratively improves a classifier's performance. Can a bootstrap improve the performance of classifier iteratively? A classifier को हम, let's suppose we should start, take the example of kernel. Kernel का पढ़ा है आपने? जी सर। कर्नल हम यूज करते हैं, एसवीएम में भी यूज करते हैं। कर्नल ऑटोमेटिकली लर्न करता है और वेट सेट करता है क्लासिफायर के लिए। इफ वी टेक एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल एंड वी गिव अ सीड एआई इनिशियल फीचर्स एंड देन with the seed AI iteratively it improves the weight itself. Okay, there will be one situation where it will get, chance itna zyada nahi hai, more intelligent than human. Okay, so having improved itself it would become better at improved itself, potentially leading to an exponential increase in intelligence. तो वक्त के लिहाज से खुद से अपने वेट इंप्रूव करे and do the self learning. Okay, so no such system exists mean no such system that are intelligent than human, they don't exist. अब वो एग्जांपल आती है बूटस्ट्रैपिंग की, कि बूटस्ट्रैपिंग कैसे काम करती है, या मल्टीपल लर्नर्स मिलके कैसे आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल, check the accuracy of sample estimates. Assume our problem is we are interested in taking or calculating the average height of all the people in the world. ठीक है, एक मैंने आपको जिस तरह बताया कि आप स्वीडिश का एक सैंपल लें और उसी की एवरेज कैलकुलेट कर लें, दिस विल नॉट गिव यू एक्यूरेट रिजल्ट, एवरेज रिजल्ट। एक ये है कि आप हर कंट्री से पॉपुलेशन लें and then you calculate the average. And third is you take the data points or you take the population based on population size. जिसका जितना ज्यादा वॉल्यूम है उतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, and then calculate the average. This will give you more and more accurate result. We can only measure a maximum of n peoples and calculate their average. Definitely हम पूरी दुनिया की मेजरमेंट नहीं कर सकते हाइट, तो हमारे पास एक लिमिट होगी, we can measure the height of n people, n data samples. Is that average value good? Basically अगर हम हर तरह की पॉपुलेशन से और पॉपुलेशन साइज के मुताबिक सैंपल ले रहे हैं, चांसेस आर कि दिस एवरेज वुड बी गुड, बट स्टिल वी नीड टू सी द वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू कि वेरिएशन कितनी आ रही है। So bootstrapping, यहीं से ये इसी को हम आगे लेके चलते हैं। Take the n values
आपके पास बहुत बड़ा कोई डाटा है, ओरिजिनल डाटा, उसमें से आपने n वैल्यूज ली, you took the sample of n values and built another sample of n values. कैसे? बात समझ आई? जी, तो किसी डेटा को देखते हुए और sample आपके पास n वैल्यूज का एक सैंपल है, एक ऑप्शन है कि उसी n वैल्यूज पे आप मॉडल रन कर लें, ट्रेन कर लें, और एक्यूरेसी जो भी आ रही है वो आप क्लासिफिकेशन, यू कैन गेट द वैल्यूज रिजल्ट। एक है you generate more samples of size n from that sample. ये कैसे मुमकिन है? रैंडमली आप उसमें से पिक करें, सैंपल में ऐड करते रहें और वो वैल्यू पूल में डालते रहें वापस, तो आप उतनी n का एक लूप लगाएं और आपके पास एक नया सैंपल n का आ जाएगा। होंगी वो वैल्यूज उसी में से, लेकिन मे बी कुछ ज्यादा रिपीट हुई हो, कुछ कम रिपीट हुई हो। ये बात समझी? म्यूटेशन में तो हम नया डाटा ले आते हैं, ये हम एग्जिस्टिंग सैंपल, मसलन आपने 5 है, 6 है, 11 है, 21 है, 25 है, 30 है, ये आपका ओरिजिनल सैंपल है। फुल डाटा तो ये भी नहीं है, ये उसमें से एक सैंपल है। अब आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है बूटस्ट्रैप का, इसकी लेंथ चले n है, ये सैंपल 1 हो गया, ठीक है। अब सैंपल 2 वो कहता है इसमें से बनाएं, इसमें से रैंडमली पिक करें, मे बी 21 यहां आ जाए, और वो 21 को निकाल नहीं देना, यहां से निकालना नहीं है, दोबारा भी कहीं 21 आ सकता है। उसके बाद मे बी 6 की बजाय यहां 30 आ गया हो, यहां 11 ही आया हो, साइज इसका भी n होगा। इस तरह यू जनरेट मल्टीपल सैंपल और फिर हर सैंपल पे अलग क्लासिफायर ट्रेन करें। समझ आ रही? हर सैंपल पे अलग क्लासिफायर ट्रेन करें और हर क्लासिफायर्स का वेट, ये जो बेसिक टेक्निक है इसमें यह है कि हर क्लासिफायर का वेट वोटिंग के अंदर सेम हो, हर एक को एक ही पर्ची दी जाए बस, ठीक है। क्योंकि जब मल्टीपल क्लासिफायर होंगे ना, तो इनके नीचे एक एन्सेम्बल क्लासिफायर होगा जो फाइनल रिजल्ट देगा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मतलब वेट हम किस तरह डिसाइड करेंगे? ये तो किसी भी उसका अच्छा आ सकता है। वेट नहीं कर रहे हम इसमें तो वेट कर ही नहीं रहे अभी। दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच। सर नहीं, वेट सिलेक्शन की बात कर रहे थे ना अभी आप, तो नहीं, मतलब मैंने वेट नहीं कहा, मैं रैंडम कह रहा हूं कि रैंडम सिलेक्शन। ओके सर। सो बाय सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। मसलन एक नया सैंपल बनाया जिसमें 5 को हमने किससे रिप्लेस किया? 21 से। फिर 6 को किससे रिप्लेस कर दिया? 30 से। लेकिन ये वैल्यू आ इसी पूल में से रही है, ठीक है। दैट इज ईच एलिमेंट मे अपीयर मल्टीपल टाइम्स। मैंने आपको बताया 21 कैन कम 2 टाइम्स इवन, क्योंकि 21 को अगर उसमें से निकालेंगे नहीं तो शायद 21 दोबारा सेलेक्ट हो जाए। In the same sample from the n original values, these are the n original values, इसी में से आपके सैंपल बनेंगे। बाकी एग्जाम्पल, चूज ए पर्सन, आप यूं समझ लें आपने दुनिया में से 1000 लोग ले लिए, ठीक है, और वो रो में खड़े हैं, वो एक सैंपल ओरिजिनल बन गया 1000 पीपल का। अब आप उनमें से रैंडमली पिक कर रहे हैं, उसकी जो भी मेजरमेंट हाइट की वो नोट की, उसको वापस वहीं रो में पहुंचा दिया। फिर दूसरा पिक किया, वो भी आ सकता है दोबारा, या कोई और भी हो सकता है, तो ये आपके सैंपल बनते जा रहे हैं। इट्स द सेम। द सेम पर्सन मे मेजर ट्वाइस, रिपीट द बूटस्ट्रैप 1000 टाइम्स।
यानी 1000 सैंपल बनाए, ये मैंने 2 बनाए अभी, it can be 1000, and then take the average of all those 1000 samples, so you will get 1000 average. फिर इन एवरेज की वेरिएशन देखें, ठीक है। So here, simple concept. First one is bagging. Bagging, this is a special form of, enough time ऊपर हो गया? Okay, we'll start bagging from the next lecture then. We will cover bagging, Bootstrap and Adobe Bootstrap on the Friday lecture. Okay, I'm going to take attendance, please. Who are sitting online, you need to unmute your mic and you need to answer the roll call. Muhammad Farhan, Tuba, Saad, Present, sir. Muhammad Present. Kashif, Present, sir. Muhammad Usama, Pir Sami, Irfanullah, Amna, Present, sir. Tahmina, Sania, Present. Abdur Rahman, Present, sir. Muhammad Usama, Saif, Shahzeb, Nasir, Muhammad Zubair, Talha, Yes, sir. Shabir, Uzair, Rida, Anam, Adil, Umar Kamran, Abdul Hanan, Yes, sir. Farjat, Present, sir. Zahra, Tasbiha, Rehan, Naeem Akhtar, Abdul Hai, Ali, Muhammad Haris, Waleed, Jahzeb, Aisha, Muhammad Shoaib, Muhammad Umar, Muhammad Ismail, Kumail. Present, sir. Okay, so thank you, and let's close the session here.